नमस्कार दोस्तों, मैं कृणाल पास पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल श्री रिसर्च एंड इंजीनियरिंग की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज में। दोस्तों, आज हमारी इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस की वीडियो सीरीज का थर्ड वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बारे में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है और उसे हम क्यों करते हैं। उसके बाद दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है, उसी के साथ नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हमारी कौन कौन सी स्टेप्स होती है वो भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। उसी के साथ दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एवं इंडस्ट्रियल पर्पस क्या होता है वो भी आज के इस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे। उसी के साथ दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में इस नॉर्मलाइजिंग टॉपिक के ऊपर हमें इंटरव्यू में या फिर किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो सेशन में हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल एवं इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो यदि अब तक आपने हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में सबसे पहले हम सीखने वाले हैं कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग एक तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है और इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को जो पार्ट हमारे वेल्डिंग, कास्टिंग या कोल्ड वर्किंग से बने हुए होते हैं उन पार्ट में हमारे जो इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं या फिर स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। उसी के साथ दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम किसी भी मेटल की सॉफ्टनेस या फिर किसी मेटल की मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो फिर से बता देता हूँ आपको कि नॉर्मलाइजिंग एक तरह की हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होती है कि उसे हम जो पार्ट हमारे वेल्डिंग, कास्टिंग या कोल्ड वर्किंग से बने हुए होते हैं उन पार्ट के इंटरनल स्ट्रेसेस एवं स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि यदि आपके पास कोई कास्टिंग पार्ट है और उस पार्ट पे आपको फर्दर ऑपरेशन करने हैं तो फर्दर ऑपरेशन करने के लिए आपको उस पार्ट की मशीनेबिलिटी इंक्रीज करनी होगी। उसी के साथ यदि आपके पास कोई वेल्डिंग पार्ट है और उस वेल्डिंग की वजह से उस पार्ट में इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट हुए हैं तो उस इंटरनल स्ट्रेसेस को भी आपको रिमूव करना होगा। तो उस जगह पे आप इस नॉर्मलाइजिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट क्या होता है आपको मालूम नहीं है तो मैं वीडियो में समझाने वाला हूं, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों आमतौर पर आप सबने फील किया हुआ होगा कि जब हम हमारे कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करते हैं तो दोस्तों कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क करने की वजह से हमारी जो मांसपेशियां होती है उस मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। तो दोस्तों यही सेम कंसेप्ट हमारा मेटल में होता है। तो दोस्तों जब हम मेटल पे कास्टिंग ऑपरेशन करते हैं या फिर कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन करते हैं या फिर हम किसी मेटल पे वेल्डिंग ऑपरेशन करते हैं तो दोस्तों इन ऑपरेशन की वजह से उस मेटल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उस इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर में डिसऑर्डर आ जाती है। उसी के साथ उस मेटल का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वह डैमेज हो जाता है और ग्रेन स्ट्रक्चर डैमेज हो जाने की वजह से उस बॉडी में रैंडम हार्डनेस क्रिएट हो जाती है। तो दोस्तों उस रैंडम हार्डनेस को ही हम कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। उसी के साथ दोस्तों उस बॉडी में जो इंटरनल स्ट्रेसेस क्रिएट होते हैं उन इंटरनल स्ट्रेसेस की वजह से उस बॉडी में हमारा स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन भी क्रिएट होता है और स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वजह से वो बॉडी हमारी रैंडम फ्रैक्चर हो सकती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें इसेंशियल होता है कि वेल्डिंग, कास्टिंग या फिर कोल्ड वर्किंग से जो पार्ट बनते हैं उनमें जो इंटरनल स्ट्रेसेस या स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है उसे हमें रिमूव करना इसेंशियल होता है। तो जिस तरह से दोस्तों आपके बॉडी के किसी पार्ट की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है तब आप किसी पेन रिलीफ क्रीम या पेन रिलीफ तेल को आपके बॉडी के ऊपर लगाते हैं जिससे आपके बॉडी में आप हीट महसूस करते हैं और उस हीट की वजह से आपके बॉडी में जो मांसपेशियों में खिंचाव आया हुआ होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है।
तो उसी प्रकार सेम दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में होता है। इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में जिस भी पार्ट के हमें स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट रिमूव करना है या फिर इंटरनल स्ट्रेसेस को रिमूव करना है, उस पार्ट को सबसे पहले हम भट्टी में हीट करते हैं। अब फर्नेस में हीट करने के बाद हम उस मेटल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं। तो हीट करने के बाद नॉर्मल एयर में कूल करने की वजह से उस बॉडी का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वह प्रॉपर हो जाता है। उसी के साथ वहाँ पे नए ग्रेन क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं और नए ग्रेन क्रिएट हो जाने की वजह से उस बॉडी की डक्टिलिटी एवं सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। उसी के साथ उस बॉडी की जो मशीनेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है और प्रॉपर ग्रेन स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाने की वजह से उस बॉडी में जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन एवं स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है वो भी रिमूव हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने मैकेनिज्म देखा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या होता है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम फर्नेस में मटेरियल को हीट करते हैं। हीट करने के बाद हम उस मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं। तो नॉर्मल एयर में कूल करने के बाद उस मटेरियल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वह इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रॉपर हो जाता है और नए ग्रेन वहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। नए ग्रेन क्रिएट हो जाने की वजह से उस बॉडी की डक्टिलिटी, मशीनेबिलिटी और सॉफ्टनेस इंक्रीज हो जाती है। उसकी वजह से उस बॉडी में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है उसी के साथ इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो इसी प्रकार नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन होता है। तो यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन का मैकेनिज्म देखा। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप्स होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, तो यदि हमें किस मेटल पे नॉर्मलाइजिंग ऑपरेशन करना है तो सबसे पहले हमें उस मटेरियल को फर्नेस में हीट करना होगा। तो सबसे पहली प्रोसेस है हमारी हीटिंग प्रोसेस। तो हीट का हमें कितने डिग्री टेम्परेचर तक करना है, तो दोस्तों हीट हमें अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करना होता है। तो यदि दोस्तों आपको अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है ये नहीं मालूम, तो मैं अपने चैनल पे एक अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है एवं रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसी के साथ आयन आयन कार्बाइड इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होती है उस पर अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लीजिए। जैसे कि मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर से आते हैं अपने स्टेप्स के ऊपर। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की सबसे पहली स्टेप्स होती है हमारी हीटिंग प्रोसेस। हीटिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं। हीट करने के बाद सेकंड स्टेप होती है हमारी हीट सोकिंग प्रोसेस। तो हीट सोकिंग में हम फर्नेस में मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर पे 4 या 5 घंटे तक हीट सोक करने के लिए रखते हैं। अब दोस्तों हीट सोकिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं। तो नॉर्मल एयर में कूल करने की वजह से जैसे मैंने आपको बताया कि उस मटेरियल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर हो जाता है और वहाँ पे नए ग्रेन क्रिएट होते हैं। तो नए ग्रेन क्रिएट होने की वजह से उस मटेरियल में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है वो वहाँ से रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने स्टेप्स देखी। सबसे पहली स्टेप्स होती है हीटिंग, सेकंड स्टेप होती है हीट सोकिंग और थर्ड स्टेप होती है नॉर्मल एयर में कूल करना। तो यहाँ पे हमने नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की स्टेप्स देखी। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है, मीन्स इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम जो पार्ट हमारे वेल्डिंग से, कास्टिंग से या कोल्ड वर्किंग से बने हुए होते हैं उन पार्ट में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है या फिर इंटरनल स्ट्रेसेस होते हैं उन्हें रिमूव करने के लिए हम इस नॉर्मलाइजिंग मेथड का यूज करते हैं। उसी के साथ दोस्तों यदि हमें किस मेटल की सॉफ्टनेस इंक्रीज करनी है या फिर मशीनेबिलिटी इंक्रीज करनी है तो भी हम इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। उसी के साथ दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम किसी भी मेटल की डक्टिलिटी एवं टफनेस इंक्रीज करने के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों अब हम देखेंगे कि इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के एप्लीकेशन क्या होते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कास्टिंग जो पार्ट होते हैं हमारे, तो दोस्तों जब हम किसी मेटल को कास्टिंग से बनाते हैं तो दोस्तों उसका जो शेप होता है वो प्रॉपर शेप नहीं होता, उसके साथ उस मेटल पे सरफेस फिनिश भी नहीं होती। तो दोस्तों हमें उस कास्टिंग के पार्ट के ऊपर
फर्दर ऑपरेशन करके उसकी सरफेस फिनिश और उसका शेप हमें प्रॉपर करना पड़ता है। इसके लिए दोस्तों हमें उस मेटल की सबसे पहले मशीनबिलिटी इंक्रीज करनी होती है। तो दोस्तों जो भी हमारे कास्टिंग के पार्ट होते हैं उसकी मशीनबिलिटी हम इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज करके इंक्रीज करते हैं। उसी के साथ दोस्तों वेल्डिंग ऑपरेशन करने से जो मेटल होता है उस मेटल का जो इंटरनल ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसमें डिसऑर्डर आ जाती है। तो दोस्तों वेल्डिंग पार्ट से जो डिसऑर्डर आई हुई होती है मेटल में उसे रिमूव करने के लिए भी हम इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस का एप्लीकेशन क्या होता है। तो दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम किसी भी मेटल को सॉफ्ट करने के लिए या फिर मटेरियल की डक्टिलिटी एवं मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं कि इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के ऊपर हमें इंटरव्यू में या फिर किसी एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के ऊपर सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस नॉर्मलाइजिंग मेथड को हम क्यों यूज करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो हमारे पार्ट वेल्डिंग, कास्टिंग या कोल्ड वर्किंग से बने हुए होते हैं उन पार्ट में जो स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट होता है उसे रिमूव करने के लिए या फिर किसी भी पार्ट की सॉफ्टनेस एवं डक्टिलिटी एवं मशीनेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम इस नॉर्मलाइजिंग मेथड का यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है कि इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में हम मटेरियल को किस तरह से कूल करते हैं। तो दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में हम मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं। तो एनेलिंग में हम मटेरियल को फर्नेस में कूल करते थे, लेकिन इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में हम मटेरियल को नॉर्मल एयर में कूल करते हैं। अब दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में हम जो मटेरियल को हीट करते हैं वो हम कितने डिग्री टेम्परेचर तक हीट करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस में हम मटेरियल को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं। और दोस्तों इस नॉर्मलाइजिंग मेथड में हम मटेरियल को एनेलिंग से भी ज़्यादा टेम्परेचर तक हीट करते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। उसी के साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कि ज़्यादातर हम इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को किस मेटल के ऊपर यूज करते हैं। तो ज़्यादातर दोस्तों हम इस नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को फेरस मेटल के ऊपर यूज करते हैं, लेकिन आप एनेलिंग प्रोसेस को किसी भी मेटल पे ऊपर यूज कर सकते हैं। आप उसे कॉपर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं या फिर आप उस प्रोसेस को एल्यूमिनियम के ऊपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस को हम ज़्यादातर फेरस मेटल के ऊपर ही यूज करते हैं और इसमें हम मेटल को नेचुरल एयर में कूल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने देखा कि इस नॉर्मलाइजिंग टॉपिक पे हमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारी इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस नॉर्मलाइजिंग टॉपिक को डिटेल में सीखा। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उस वीडियो में हम डिटेल में सीखेंगे हार्डनिंग के बारे में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।